नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा पुलिया निर्माण के नाम पर हो रही है लूट। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी का बड़ा आरोप, बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और विधायकों को खदेड़ रहे हैं बिहार की जनता। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाहरी उम्मीदवारों को लेकर जेडीयू में जबरदस्त असंतोष और फूट के कगार पर एनडीए। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में बड़ा झटका भाजपा और जेडीयू को लग सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, बोले पुलिया निर्माण के नाम पर हो रही लूट। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार पुल पुलिया के निर्माण पर बिहार को लूट रही है। बिना अप्रोच पथ के पुल पुलिया बनाकर निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज में 263 करोड़ और 509 करोड़ दो बड़े सेतु टूटने के बाद फिर किशनगंज में करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन पुल टूट गया। समझ नहीं आता इस सरकार में लगातार पुल कैसे टूट रहे हैं। किसी भी निर्माण और पुल का सर्वप्रथम डिजाइन बनवाया जाता है। निर्माण से पहले स्थल का निरीक्षण कर सॉइल टेस्ट किया गया होगा। उसके बाद पुल के पिलर के फाउंडेशन के डेप्थ का डिजाइन किया गया होगा। उसके बाद डेक स्लैब आदि का डिजाइन हुआ होगा। आवागमन को देखते हुए छोटी बड़ी नदियों के पानी के बहाव के जरूरत के अनुसार ब्रिज का निर्माण होता है। उन्होंने साथ ही कहा कि सत्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति को बिना टेक्निकल जानकारी के डैमेज ब्रिज के विषय में नहीं बोलना चाहिए कि नदी में अधिक पानी के कारण ब्रिज डैमेज हुआ है। तेजस्वी ने साथ ही कहा कि विशेषज्ञों की राय है कि ब्रिज के नींव के डेप्थ के अनुसार कार्य नहीं करके बल्कि नदी के बेड पर ही हल्का खुदाई किया गया है और फाउंडेशन के कार्य में ठेकेदार एवं अभियंताओं के मिलीभगत से करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। हजारों करोड़ के लगातार टूटते पुलों और पथों के घोटालों के लिए भ्रष्ट नीतीश सरकार दोषी है। आपको बता दें कि किशनगंज में उद्घाटन के पहले ही पुल टूट जाने के कारण बिहार में सियासत तेज हो गई है। सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी का आरोप, बीजेपी और जेडीयू के मंत्री विधायकों को खदेड़ रही बिहार की जनता। जी हां दोस्तों, राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार, प्रवक्ता उपेंद्र चंद्रवंशी, प्रदेश सचिव सरदार रणजीत सिंह ने संयुक्त बयान में कहा है कि भाजपा और जेडीयू के मंत्री विधायकों को जनता खदेड़ रही है। राजद नेताओं ने कहा है कि एक और सरकार वर्चुअल रैलियों में अपनी झूठी उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रही है, वहीं जनता हर जगह सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का पुरजोर विरोध कर रही है। भाई अरुण ने कहा कि इससे सरकार के विकास की पोल खुल रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा जेडीयू को सबक सिखाने का काम करेगी। कोसी महासेतु का उद्घाटन पहले क्यों न हुआ? भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा है कि 86 वर्षों से लंबित महासेतु का उद्घाटन कर पीएम ने बिहार को जो सौगात दिया है उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। यह पुल कोरोना काल में और प्रवासी मजदूरों के महत्वपूर्ण योगदान से तैयार किया गया है। इस रेल पुल को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में ही स्वीकृत कर दिया था। प्रश्न यह है कि उस समय बिहार में जो सरकार थी उसने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? उस समय तो यहाँ के सरकार की मुख्य योजना थी चरवाहा विद्यालय खोलना, विकास तो प्राथमिकता थी ही नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाहरी उम्मीदवारों को लेकर जेडीयू में असंतोष। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले एनडीए के साथी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल के लिए पार्टी में आए बाहरी लोग उलझन बन गए हैं। टिकट की संभावना को लेकर विपक्षी खेमे के कुछ विधायक और नेताओं ने हाल ही में जेडीयू ज्वाइन की है। वहीं कुछ निर्दलीय विधायक पहले से ही खुद को जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसे में राज्य में अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले जेडीयू को टिकट को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव अधिसूचना इस महीने के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। 2015 के विधानसभा चुनाव के विपरीत अब परिस्थितियां अलग है। नीतीश कुमार की जेडीयू अब अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ फिर से जुड़ गई है, जिसने विधानसभा की कम से कम 202 सीटों पर जमीनी हकीकत को बदल दिया है। जहां 2015 में जेडीयू आरजेडी गठबंधन का सीधा मुकाबला एनडीए से था। महागठबंधन से बाहर होने वाली जेडीयू ने आरजेडी के साथ उस समय 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि एनडीए अब काफी समस्या का सामना कर रहा है। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए लोगों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, क्योंकि ये सभी टिकट मिलने की उम्मीद से भी आए हैं। वहीं बीजेपी टिकट वितरण में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की अपनी नीति पर कायम है, तो उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में स्पष्ट रूप से लगभग 20 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बेचैनी है, जहां 2010 के सीट वितरण फॉर्मूले के अनुसार उम्मीदवारों के मैदान में उतरने की संभावना है। चूंकि एनडीए ने चुनाव को लेकर नेतृत्व करना शुरू कर दिया, ऐसे में उन 8 मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की मानी जा सकती है, जिन्होंने पिछले चुनाव में जेडीयू को हराया था।
करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के सिटिंग विधायक अरुण सिन्हा का अपने ही दल के कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त विरोध। जी हां दोस्तों, बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अब अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पार्टी को चेतावनी दे दी है कि इस बार विधायक का टिकट नहीं काटा तो सबक सिखा देंगे। मामला राजधानी पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ के स्थानीय लोग भाजपा के सिटिंग विधायक अरुण सिन्हा का भारी विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोग जगह जगह पर विधायक के खिलाफ पुतला दहन कर विरोध जता रहे हैं। कुछ दिन पहले कंकड़बाग के टेम्पो स्टैंड के समीप स्थानीय लोगों ने विधायक अरुण सिन्हा का पुतला दहन किया और विरोध में जमकर नारेबाजी की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रिम्स में लालू प्रसाद से उनके समधी जितेंद्र यादव ने की मुलाकात। जी हां दोस्तों, रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव से शनिवार को उनके समधी जितेंद्र यादव मिलने पहुंचे। लालू प्रसाद से 5 घंटे से ज्यादा समय तक मुलाकात के बाद शाम करीब 6 बजे वे रिम्स निदेशक बंगला से बाहर निकले। उन्होंने बताया कि लालू यादव का स्वास्थ्य अभी सामान्य है, डायबिटीज के कारण थोड़ी बहुत परेशानी अभी भी हो रही है। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद से हर तरह की बातें हुई। पारिवारिक बातों के साथ साथ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। जितेंद्र यादव ने बताया कि लालू यादव को बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर थोड़ी चिंता तो जरूर सता रही है, लेकिन उन्हें अपने बेटे तेजस्वी पर पूरा भरोसा है। वे निश्चित हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता आरजेडी पर पूरा भरोसा करेगी। जितेंद्र यादव से जब पूछा गया, जेल मैनुअल के हिसाब से शाम 5 बजे तक ही मुलाकात का समय निर्धारित है, लेकिन उन्होंने 6 बजे तक कैसे मुलाकात की तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिलों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस, सोमवार को बुलाई बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि से जुड़े बिलों के मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने के बाद कांग्रेस अब देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बना रही है। इसको लेकर सोमवार को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। सोमवार शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में सोनिया गांधी की सहायक समिति के सदस्य, सभी महासचिव और प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। शीर्ष स्तर पर फेरबदल के बाद कांग्रेस के केंद्रीय पदाधिकारियों की यह पहली बैठक है। सूत्रों के मुताबिक इलाज के लिए विदेश में मौजूद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी भी अपनी मां सोनिया गांधी का ख्याल रखने के लिए उनके साथ हैं। कांग्रेस ने संसद में इन बिलों का जमकर विरोध करने की रणनीति तो बनाई थी, लेकिन जिस तरह से सरकार इन बिलों को लेकर चौतरफा घिर गई है, इसके बाद कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कांग्रेस को ये मुद्दा दोनों की तरह से मुफीद लगता है, क्योंकि तमाम किसान संगठन तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, वहीं मोदी सरकार के कुनबे के सदस्य जैसे अकाली दल भी विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी इसको किसानों के खिलाफ बताया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आरोप लगा चुके हैं कि इन बिलों के जरिए मोदी सरकार उद्योगपतियों की मदद कर रही है। कृषि बिलों पर गर्म इसी राजनीति के बीच मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सोमवार को मंथन करेगी, जहां बतौर महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। देखना होगा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच कांग्रेस कैसे सड़क पर उतरेगी, और बड़ा सवाल यह है कि इस अभियान की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इससे पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कोशिश के समय जमकर विरोध किया था और सरकार को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब रही थी। कुछ वैसी ही कोशिश कांग्रेस एक बार फिर करती नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्जे में डूब रही है केंद्र सरकार। 101.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई देनदारियां। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार की परेशानियां और बढ़ने जा रही है। पब्लिक डेप्ट को लेकर जारी की गई हालिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार पर कुल देनदारियां बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार पर जून 2020 के अंत तक कुल देनदारियां बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपए तक हो गई है, जबकि साल भर पहले ही जून 2019 के अंत में केंद्र पर कुल कर्जा 88.18 लाख करोड़ रुपए था। पब्लिक डेप्ट यानी सार्वजनिक ऋण की इस जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 के लास्ट में सरकार के कुल बकाये में पब्लिक डेप्ट का हिस्सा 91.1% था। अंग्रेजी के अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल के जून के अंत में सरकार की देनदारी बढ़कर 101.3 लाख करोड़ हो गई है, जो मार्च में 94.6 लाख करोड़ रुपए थी। ये देनदारी कोरोना के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल जून तिमाही में 80,000 करोड़ की रकम जुटाई थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में नए इश्यू की औसत भारित परिपक्वता 16.87 वर्ष थी, जो अब कम होकर 14.61 वर्ष पर आ गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने वाजपेयी के समय के एनडीए की तारीफ, मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने शनिवार को अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति राजक सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार हवाई अड्डों, एयर इंडिया तथा रेलवे के निजीकरण की ओर बढ़ रही है तथा किसानों के जीवन का नियंत्रण व्यापारियों और निजी क्षेत्र को दे रही है। शिवसेना ने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र ने अपने सहयोगियों, किसान संगठनों या विपक्षी दलों के साथ परामर्श
किए बिना कृषि पर विधेयक पेश किए और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे से यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के समय का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अलग था, क्योंकि वे राजग के घटक दलों को सम्मान के साथ देखते थे और उनसे परामर्श करते थे। इसमें लिखा है, शिरोमणि अकाली दल के सदस्य हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार 2 किसान विरोधी विधेयक लाई है और उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे को कबूल कर लिया गया है। शिवसेना पहले ही राजग से बाहर हो चुकी है और अब अकाली दल ने कदम उठाया है। शिवसेना ने कहा, वाजपेयी और आडवाणी के समय राजग के सहयोगी दलों का सम्मान, लगाव और विश्वास के साथ देखा जाता था। नीतिगत निर्णयों पर परामर्श होता था और भाजपा नेता सहयोगी दलों के विचारों को सुनते थे। उस समय बोले गए शब्दों का मान होता था। इसमें कहा गया, महाराष्ट्र की तरह ही पंजाब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, इसलिए किसानों पर विधेयक लाने से पहले सरकार को महाराष्ट्र, पंजाब और बाकी देश में किसान संगठनों तथा कृषि विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। शिवसेना के अनुसार विधेयक में ऐसा तंत्र बनाने का प्रावधान है जिसमें कारोबारी मंडियों के बाहर भी किसानों के उत्पाद खरीद सकते हैं। कांग्रेस, द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रावधान का विरोध किया है। उनका मानना है कि यह किसान विरोधी है। उसने आरोप लगाया, केंद्र सरकार हवाई अड्डों, एयर इंडिया, बंदरगाहों, रेलवे, बीमा कंपनियों के निजीकरण की ओर बढ़ रही है तथा किसानों के जीवन का नियंत्रण कारोबारियों और निजी क्षेत्र के लोगों को दे रही है। अर्थव्यवस्था, व्यापार, कृषि से संबंधित मोदी सरकार की नीतियां संदेह पैदा करती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का बीजेपी पर हमला, कहा अमीर दोस्तों के लिए किसानों को किया नजरअंदाज। जी हां दोस्तों, लोकसभा में पारित हुए कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपने अमीर खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए ज्यादा आतुर दिख रही है। वो किसानों की बात नहीं सुन रही है। प्रियंका गांधी ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, किसानों के लिए ये कठिन समय है। सरकार को एमएसपी और किसानों की फसल खरीद के सिस्टम में इस समय उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा। बीजेपी सरकार अपने अमीर खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए ज्यादा आतुर दिख रही है। वो किसानों की बात तक नहीं सुनना चाहती। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स जागृत किसान जानता है। कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार 18 दिन के मानसून सत्र को 10 दिन में खत्म कर सकती है। 2 मंत्रियों समेत 30 सांसदों के कोरोना पॉजिटिव आने से चिंता बढ़ी। जी हां दोस्तों, महामारी के बीच चल रहे संसद के पहले सत्र को छोटा किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक सरकार 18 दिन के मानसून सत्र को कोरोना की चिंताओं की वजह से छोटा करने पर विचार कर रही है। 14 सितंबर से शुरू हुए सत्र को 10 दिन में यानी अगले हफ्ते के बुधवार को खत्म किया जा सकता है। सांसद और संसद के कर्मचारी लगातार पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसलिए प्रमुख नेताओं में इन्फेक्शन फैलने का डर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद पटेल समेत करीब 30 सांसद पहले ही संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए चिंता और बढ़ गई है। 14 सितंबर से शुरू हुए मानसून सत्र का समय वैसे 1 अक्टूबर तक है। उम्मीद है कि सभी अहम बिल पहले 7 दिन में ही पास हो जाएंगे। एक वरिष्ठ सांसद ने बताया कि अगर कुछ बिलों के साथ साथ सभी अध्यादेश पास हो जाते हैं तो भी सत्र का समय घटाने का फैसला लिया जा सकता है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की शनिवार को हुई मीटिंग में भी ज्यादातर पार्टी सत्र छोटा करने के पक्ष में नजर आई। आखिरी फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी लेगी। लोकसभा के संक्रमित सांसदों में भाजपा के सबसे ज्यादा 12 है, वाईएसआर कांग्रेस के 2, जबकि शिवसेना, डीएमके और आरएलपी के 1-1 सांसद संक्रमित हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी शुक्रवार को अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी। बाकी संक्रमित सांसद किस किस पार्टी के हैं, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। कोरोना की वजह से इस बार संसद के सत्र में कई बातें पहली बार हो रही हैं, जैसे सेशन बिना किसी छुट्टी के लगातार चलाने का फैसला लिया गया है। सांसद बैठे बैठे ही सवाल कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अलग अलग पारियों में चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए एक सदन की कार्यवाही में दूसरे सदन की गैलरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी में बगावत, जौरा से संभावित उम्मीदवार सूबेदार सिंह से नेता असंतुष्ट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों को लेकर विरोध तेज हो गया है। जौरा विधानसभा सीट पर सूबेदार सिंह राजौदा को टिकट देने की अटकलों को लेकर असंतुष्ट नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा क्षेत्र के असंतुष्ट नेताओं ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। बड़ी संख्या में भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे जौरा से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पिछली बार
चुनाव हार चुके पूर्व विधायक सूबेदार सिंह का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि पार्टी क्षेत्र में सर्वे कराए, हमें किसी भी समाज के व्यक्ति को टिकट देने से आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सूबेदार सिंह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जौरा के असंतुष्ट नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर सूबेदार सिंह राजौदा पर आरोप लगाया कि वे और उनका बेटा अवैध खनन कारोबार में लिप्त हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का किया फैसला, कहा किसे और क्यों दे वोट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। मूलभूत समस्याओं को लेकर अब ग्रामीण वोट बहिष्कार का निर्णय ले रहे हैं। ताजा मामला जिले के कुदरा प्रखंड के मेवड़ा गांव का है, जहां ग्रामीण विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण गाँव के विकास नहीं होने की बात बता रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हमारे गाँव के मुख्य रास्ते पर नाले का गंदा पानी पिछले कई साल से लगा हुआ है। कई बार जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पीएचडी की ओर से पानी का टंकी 3 साल पहले बनाया गया, लेकिन गांव वालों को पानी नहीं मिल रहा है। हमारी समस्याओं को कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम लोग आखिर किसे और क्यों वोट दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को बताया बड़ा मुद्दा, कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का समय नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष, एनडीए और विपक्ष महागठबंधन सभी अपने अपने चुनावी मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। वहीं एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हर जात धर्म के युवा सरकार प्रदत्त बेरोजगारी से तंग है। बिहार के युवा इस बार विकास, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर युवा सरकार चुनेंगे। वह सरकार जो युवाओं के सपनों को, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना जानती है। बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाकर तेजस्वी ने लॉन्च की वेबसाइट। राजद नेता ने शुरू में ही ये साफ कर दिया था कि पार्टी इस बार बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दे को चुनावी इश्यूज बनाएगी। इसके लिए तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बेरोजगारी हटाओ वेबसाइट और एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है। तेजस्वी यादव ने www.berozgarihataao.co.in वेबसाइट लॉन्च करते हुए एक टोल फ्री नंबर 9334302020 भी जारी किया है। उन्होंने वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि कोई भी बेरोजगारी से समस्या से संबंधित युवा संपर्क कर सकता है। इस दौरान तेजस्वी ने बिहार समेत देश भर में नौकरियों की कमी को लेकर चिंता, राज्य और देश का युवा बेरोजगारी को लेकर परेशान है, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं भर रही है। बिहार में वैकेंसी होने के बावजूद सरकारी नौकरी में आने का अवसर युवाओं को नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट से बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत हुई है और जल्द ही इसको लेकर ब्लूप्रिंट सामने लाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा काफी ट्रेंड किया था। युवाओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने 2 विधानसभा चुनाव में जनादेश का किया अपमान, बिहार को बना दिया फुटबॉल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपनी सत्ता लोलुपता के लिए विगत 2 विधानसभा चुनावों में उन्होंने जनादेश का अपमान कर और बिहार का फुटबॉल बनाकर राज्य को बर्बाद कर दिया है। विगत 1 दशक में उन्होंने बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं छोड़ी जिससे उन्होंने गठबंधन कर धोखा ना दिया हो। अब की बार जनता सबक सिखाएगी। सुशील मोदी का ट्वीट किया शेयर। तेजस्वी यादव ने 6 साल पुराना एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें सुशील कुमार मोदी का बयान है, जिसमें सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कारण बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल। उस बयान को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके बातों से वह पूर्णतः सहमत है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हर जात धर्म के युवा सरकार प्रदत्त बेरोजगारी से तंग है। बिहार के युवा इस बार विकास, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर युवा सरकार चुनेंगे। वह सरकार जो युवाओं के सपनों, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझकर उन्हें पूरा करना जानती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार आरजेडी ने साधा पीएम सीएम पर निशाना, बोले 3 बड़े रेल कारखाने लालू की देन। जी हां दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई से जो पुल बना है वह पुल पानी में बह रहा है। बिहार में 3 बड़े रेल कारखाने लालू प्रसाद की देन है। यह बिहार की जनता को पता है। लालू प्रसाद ने सिर्फ रेल कारखाने नहीं दिए, बल्कि बड़ी संख्या में रेलवे में यहाँ के लोगों को नौकरियां भी दी। आज जब
चुनाव है तब इन्हें याद आया कि 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पुल शुरू हुआ था वह अब पूरा हुआ। इतने दिनों में इन्हें यह क्यों याद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही बिहार से प्यार है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देती है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दे देती है। जो काम होना चाहिए वह कुछ नहीं हो रहा है और चुनाव के समय यह लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। बिहार की जनता सब जानती है इस घोषणा और शिलान्यास का क्या मतलब है, यह पब्लिक सब जानती है। सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जबकि बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। जब मजदूर पैदल आ रहे थे उस समय सरकार कहाँ थी। आज एक साथ 70 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस समय 70 लोग भी क्यों नहीं घर से बाहर निकले थे जब मजदूर पैदल चल रहे थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।